नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की, जिसके लिए आज मैंने यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी आपका डाल दिया है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था। इतनी स्थिति में नहीं था मैं कि वीडियो बना पाऊँ, तो मैंने सोचा आज जरा फटाफट वीडियो बनाई जाए। कोशिश करूँगा एक वीडियो और डाल दूँगा, रीजनिंग की है, एक मैथ की भी और डाल सकता हूँ मैं, या देखेंगे पर डे 2 वीडियो भी डाल सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य सही रहे, बाकी तो काम हो ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका रीजनिंग के प्रश्न ले रखे हैं मैंने आज। DCBA को लिखा है WXYZ, तो IJKL को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, क्वेश्चन का पैटर्न नोट करना है। आपको ध्यान रखना कि इस ऐसे ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं D का कॉम्बिनेशन अगर हम W से करें, मतलब मिलाएं इसको, तो D का रिवर्स होता है W। जैसे D होता है शुरू के चौथे नंबर पर, ऐसे W होता है लास्ट से चौथे नंबर पर, ठीक है। और C का रिवर्स होता है X, B का रिवर्स होता है Y और A का रिवर्स होता है Z, मतलब ये रिवर्स नंबर है। तो आपको भी I का रिवर्स लेना है। क्या होता है? I का रिवर्स होता है R। J का रिवर्स क्या होता है? ये होता है Q। K का रिवर्स होता है P और L का रिवर्स होता है O। तो RQPO ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका सही है। तो आपको यहाँ पर टाइप नोट करना है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन याद नहीं करना होता। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, ये क्वेश्चन के नंबर वही नहीं होंगे, टाइप होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे टाइप पर आते हैं क्वेश्चन। अगला है 8, 24, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है 32। तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 में अगर 2 और 4 की गुणा कर दूँ तो 8 मिल जाता है। ऐसी 3 और 2 में गुणा कर दें तो मिल जाएगा आपको 6। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से विषम छांटिए। तो देखिए जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस 53 में 5 और 3 की गुणा कर दूँ तो 15 मिल जाएगा। 6 और 4 की गुणा करूँ तो सामने 24 मिल रहा है। 2 और 7 की गुणा करूँ 24 मिल रहा है। केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 दूनी 16 की जगह यहाँ 17 लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए टाइप हमें जरूरी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और जितने ज़्यादा आप टाइप करते हैं आपका दिमाग खुलते जा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बायां यानी कि लेफ्ट से इसने बोला है 10वां अक्षर, राइट से बोला है इसने 9वां अक्षर। तो आपको ध्यान रखना है L और R, लेफ्ट और राइट, अगर दोनों अलग अलग हो, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट कुछ भी दिया हो, तो आप इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे। परंतु दोनों ही लेफ्ट और दोनों ही राइट हो तो आप इन नंबर को घटाएंगे। ध्यान रखना है इसका। मैं आगे जो क्लास कराऊंगा उसमें और बताते रहूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर डालूंगा मैं, जिसमें राइट पहले दिया और लेफ्ट पहले दिया और इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल L और R दोनों अलग हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ के आया आपका 19। अब आपको देखना है पहले क्या आया। अगर पहले L है तो 19 का कोड आप सीधे ही लिखेंगे, 19 नंबर पे होता है S। परंतु अगर इसमें R पहले दिया होता लेफ्ट और L बाद में, यानी दायां पहले बोला होता बायां बाद में, तो आप इस 19 को 27 में से घटा लेते और यहाँ आपका बचता 8 और 8 पर आपका आता H। ये आपको ध्यान रखना है। यदि पहले इसने दायां बोल दिया है तो आपको जो भी नंबर आएगा प्लस माइनस तो आपको लेफ्ट और राइट के आधार पे करना है। दोनों बार लेफ्ट दे रखा है तो भी माइनस करेंगे, दोनों बार राइट दे रखा है तो भी माइनस करेंगे। इसको नोट कर लेंगे। L और L दोनों माइनस होगा, R और R है तो भी माइनस होगा, L और R दे रखा है तो प्लस होगा। चाहे पहले R दिया हो चाहे पहले L दिया हो, उससे मतलब नहीं है, प्लस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर लेफ्ट पहले दिया है तो आप आंसर सीधे लिखेंगे, परंतु राइट अगर इसने पहले दिया है तो आप उस नंबर को 27 में से घटा कर लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर लेफ्ट पहले दिया था तो मैंने सीधे इसका कोड लिखा है 19। 19 का कोड है S, यानी या S का कोड 19, कैसे भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो शब्द दिया है उसको नोट कर लेंगे। मैंने यहाँ नोट कर रखा है, जैसे आ गया है मैथमेटिक्स, MATHE सही लिखा है। तो आपको इसमें ABCD की तरह पढ़ना है, पर पढ़ना कैसे है, जिस अक्षर से आप शुरू कर रहे हैं। जैसे M, पहला अक्षर है M, तो M के बाद आप A नहीं पढ़ोगे, M के बाद NOPQRST पढ़ोगे। तो M के बाद NOPQR, देखो कोई भी अक्षर मैच नहीं कर रहा अपनी जगह, ठीक। R तक पहुंच गए, ST, हाँ T की जगह T ही आ रहा। देखो M से लेकर T तक
अक्षरों के बीच में उतना ही गैप है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे MNOPQRST, यहाँ तक बन गया। आगे बढ़ते हैं, UVW नहीं बना कॉम्बिनेशन, तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये बन गया। दूसरा अब ए है, ए से स्टार्ट करेंगे, ABCDEFGHIJ कुछ नहीं मिला, ठीक है। फिर टी से स्टार्ट करेंगे, टी के बाद UVWXYZ कोई नहीं मिल रहा। एच के बाद क्या आता है, IJKLMNO नहीं मिल रहा। ई के बाद FGHI, देखो ई से लेकर आई तक उतना ही जोड़े हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वाला मालूम होते हैं, क्योंकि ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है आपका FGHI तो पूरा मिल रहा। आगे JK, ठीक है, नहीं मिल रहा। मैं इसको थोड़ा सा मिटाते जाता हूँ, 2 जोड़े हमें मिल चुके हैं, ठीक है। इधर साइड में हम नोट कर लेंगे कि 2 जोड़े हमें यहाँ पर मिल चुके हैं अब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, ई से पहुँच गए थे। फिर एम देखते हैं, MNOPQR नहीं आया, इसको भी रब करते हैं। फिर एम के बाद क्या कौन लिखा है, फिर से ए लिखा है, ABCD, देखो थोड़ा सा रह गया, नहीं आया यहाँ पर। फिर उसके बाद टी लिखा है, टी के आगे बढ़ते हैं, टी के बाद आता है UVW नहीं है। फिर इसके बाद है आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है JK, ये भी नहीं है। और लास्ट में सी के बाद डी आता है, जबकि एस दिया है। अब इसको दाएं से बाएं तरफ भी पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि एक ही तरफ पढ़ना है, दोनों तरफ पढ़ना है। जब तक कि लिखा ना हो आप दोनों तरफ पढ़ेंगे। एस के बाद क्या आएगा, TUVWXYZ। और एक चीज़, हाँ जेड आ गया तो उसके बाद आप आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि पढ़ते जाना है दोबारा ABCD, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एस से तो कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं सी से, यह है सी। इसके बाद एक मिनट, सी के बाद हम देखते हैं DEFGHIJKL, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो सी के बाद आप क्या कहते हैं, अगला अक्षर लिखा है आई, तो आई के बाद देखते हैं JKLMNOPQ, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई के बाद यहाँ लिखा है आपका टी, तो अगर मैं टी से आगे बढ़ूँ तो यह टी से आगे बढ़ूँ UVWXYZ, यहाँ पर भी आपको जेड तक कोई भी अक्षर उसकी जगह पे नहीं मिला। तो इन सबको मैं मिटाते जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड होता, व्हाइट बोर्ड तो मैं उसमें आराम से कर लेता, पर मोबाइल है। टी के बाद है ए के बाद क्या आएगा, BCDEFG, कोई मैच नहीं किया। इसके बाद एम के बाद NOPQR नहीं मैच कर रहा। ई से स्टार्ट करो, EFGH नहीं मैच कर रहा। टी के बाद UVW, ए के बाद बी आना चाहिए, जबकि यहाँ एम दे रखा है, मतलब कोई भी और जोड़ा नहीं मिला। तो केवल कितने जोड़े मिले आपको, 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। बस आपको जो नंबर है उसके आगे की ABCD को पढ़ते रहना है, जो जिस नंबर पे आ गया वहाँ टिक कर देंगे, भैया एक जोड़ा हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ETCKOP के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और उसका अंतिम अक्षर बताइए। तो अगर आप इसे व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा POCKET, पॉकेट, और इसका अंतिम अक्षर होगा T, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में लगाइए। प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान, कूटानुवाद। ये क्या होता है, देखो प्रेषण मतलब होता है सेंड करना, मैसेज सेंड करना, आपने देखा होगा। कूटानुवाद होता है मतलब टाइप करना, ठीक है। आदान मतलब होता है रिसीव करना, रिसीव। और कूटानुवाद मतलब क्या कहते हैं, उसे रीड करना, यानी कि पढ़ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैसेज टाइप करेंगे, यानी कूटबद्ध करेंगे। 2 नंबर पहले आएगा, तो 2 नंबर पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है, बीच के 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसे सेंड करेंगे, प्रेषण, यानी कि पहला आएगा, तो 2 के बाद पहला चौथे ऑप्शन में, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगर देखना जाए तो क्या कहते हैं, जब आप सेंड कर चुके होंगे तो कोई बंदा रिसीव करेगा जिसको करेंगे, तो तीसरा आएगा आदान, और लास्ट में कूटानुवाद करेगा, यानी कि उसको पढ़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदी थोड़ी ज़्यादा ही डीपली दे रखी है। अगर इंग्लिश में दिया होता तो आप इसे आराम से कर लेते। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और बताइए सबसे बाद में कौन सा आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें आप देखिए सबसे पहले सब जगह एल लिखा है, एल 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 एल, तो एल देख के आप नहीं बता सकते कि क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद सब में लिखा है ई देखकर भी आप नहीं बता सकते कि पहले कौन सा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अंतर आने लग गया, पहले ए दिया है, दूसरे में भी ए दिया है, तीसरे में एस दिया है, चौथे में ए दिया है। तो आपको बताएं इन सब में पूछा गया सबसे बाद, तो सबसे बाद तो भाई एस वाला ही आता है। सबसे बाद कौन सा आता है, एस वाला ही आता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन लेस आएगा। पहला पूछा होता तो हम फिर देखते हैं ए और एफ, ए और एन, ए और बी, तो ए और एफ पहले आएगा, तो इस तरह से कर लेते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ABCD का अकॉर्डिंग लगाना है। ये समझ लीजिए अगर आप इन नंबरों को मोबाइल में टाइप करो, सेव करो इन नाम से किसी नंबर को, तो कौन सा ऊपर नीचे आएगा, ये ध्यान रख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में गोदरेज को KFSEPH लिखा है, तो रेड को कैसे लिखा जाएगा।
ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ टाइप करके रखा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने टाइप कर लिया है। गोदरेज को जो लिखा गया मैंने उसके नीचे लिखा है, ठीक है। फिर रेड का भी उसके नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिख लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आप देखिए जी के बाद आता है एच, इसने कोने में दे रखा है, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, ई के बाद एफ और जे के बाद के। इसने एक्सेल ऐसे बढ़ा रखे हैं। तो आर यहाँ भी हम करेंगे, आर के बाद क्या आएगा एस, ई के बाद क्या आएगा एफ और डी के बाद क्या आएगा ई। तो ई एफ एस कहीं है, ई एफ एस लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस तरह से कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान आरंभ से 15वां तथा अंत से 11वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। भाई एक व्यक्ति है रमेश, अगर मैं शुरू से इसकी गिनती करूं तो ये 15वें नंबर पर है, यही रमेश। तो इससे पहले कितने लोग हो गए 14। अगर मैं लास्ट से इसकी गिनती करूं तो ये कौन से नंबर पे है 11वें नंबर पे, यही रमेश है 11वें नंबर पर। तो इधर राइट साइड में कितने लोग हो गए 10। अब आप कहेंगे लेफ्ट साइड में 14 लोग हैं, राइट साइड में 10 लोग हैं और बीच में खुद ये रमेश है। तो 14 10 24 और एक 25, ये आपको करना है बस कि लेफ्ट साइड कितने लोग बचे, राइट साइड कितने लोग बचे और बीच में तो वो खुद हो गई, ठीक है। तो ये पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए 25। अगला प्रश्न है 4:20 अगर इतने बज रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। मैंने मैथ की क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था, शॉर्ट बताया था 4:20, इसका मतलब दोनों सुइयां एक जगह होती है। जैसे 4 को हम 20 ही कहते हैं ना, 4 5 20, 5 मिनट का गैप होता है। तो अगर ऐसा हो तो 20 का आधा यानी कि 10 आपका उत्तर आएगा। और अगर ऐसा ना हो तो मैंने क्या तरीका बताया था, इस नंबर को आप लिखेंगे 4:20, पहले वाले में 30 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 120, फिर इस वाले मिनट का आधा करेंगे, 120 का आधा, ये 20 का आधा 10, इन दोनों को जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। और फिर दोबारा मिनट में 6 से गुणा करेंगे, 20 छक्का 120, और इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, 120 से 120 खत्म, बचा गया 10 डिग्री, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा बता दिया। जिसको ना आए डाउट हो तो मैं ऐसा कमेंट कर देगा, मैं दोबारा ऐसा क्वेश्चन और डाल दूंगा और फिर क्या कहते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे क्या कहते हैं बता दीजिए करें, मैं उसी टाइप का क्वेश्चन अगली वीडियो में फिर डाल दूंगा और आपको जो भी डाउट होगा हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपना डाउट जो भी होगा बता देना मुझे। अगला है, रवि ने उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, 100 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ गया तथा 70 मीटर चलने के पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ गया, और बताइए रवि का मुख किस दिशा में। तो उत्तर दिशा क्यों भाई, उत्तर दिशा देखो पहले आपको दिशाएं पता होना चाहिए। दिशाएं कहाँ होती हैं, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, लेफ्ट साइड में होती है पश्चिम और राइट साइड में होती है पूर्व, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब में लगा दिया। तो उत्तर की ओर चलना आरंभ किया, उत्तर ऊपर को होता है, उसके बाद बाईं ओर बढ़ा। अगर मैं ऊपर को जा रहा हूँ तो बायां लेफ्ट साइड में आएगा इधर को। अब मैं देखो तीर के निशान की ओर अपना मुंह तीर के निशान की ओर करिए और बायां हाथ दायां हाथ अपना लगा लीजिए। अगर मैं मोबाइल को मोड़ लूँ या पन्ने को मोड़ लूँ तो फिर दोबारा बायां बोला है, हालांकि ये 100 मीटर गया है और फिर नीचे को आ जाएगा 70 मीटर, परंतु दूरी तो पूछ नहीं थी, केवल दिशा पूछ रही, दिशा नीचे की ओर है, नीचे की ओर क्या होता है दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, एस वी का इकलौता पुत्र है, वी तथा आर विवाहित युगल है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस का ए से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, एस वी का इकलौता पुत्र है, भाई वी कोई है व्यक्ति, उसका पुत्र है एस। मैं यहाँ जो क्या कहते हैं जेंट्स होंगे उनको प्लस कर दूंगा, जो लेडीज होंगे उनको माइनस में निशान लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो वी का पुत्र है एस और बड़ी पीढ़ी ऊपर रखेंगे, छोटी पीढ़ी नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इस तीर के निशान को उठा के सिंपल सा निशान लगाते हैं ताकि जगह ज़्यादा न घेरे। तो एस वी का इकलौता पुत्र है, यानी कि वी पिता या माता कोई होगी, इसका पुत्र कौन है एस। एस पर लगा दिया प्लस, वी पर मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि पिता का भी पुत्र होता माता का भी पुत्र होता, तो दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है कि कौन है, ठीक है। वी तथा आर विवाहित युगल है, वी के बगल में ही आर, क्योंकि दोनों एक ही एज के होंगे, विवाहित हैं, ठीक है। तो मैंने इनके बीच में तीर के निशान ऐसे लगा दिए ताकि पता चले कि ये विवाहित है, ठीक है। इन दोनों में से एक पति एक पत्नी। फिर लोग एम आर की पुत्री, तो आर की कोई पुत्री है एम, भाई आर ये पुत्री है माइनस, अगर आर की पुत्री है तो वी की भी पुत्री हुई क्योंकि दोनों विवाहित हैं, पति पत्नी है दोनों में से, और एस और एम दोनों क्या हो गए आपस में भाई बहन हो गए, ठीक। फिर इसने बोला एम आर की पुत्री हो गया, आर ए की दादी है, आर जो है दादी है यानी कि लेडीज है, तो वी क्या हो गया पुरुष हो गया। अब आर दादी है, दादी किसकी होती है, दादी होती है बेटे के बच्चों की, नानी होती है बेटी के बच्चों की। तो भाई इसका बेटा कौन है एस, यानी इसका जो बच्चा होगा ए जो दे रखा है उसकी दादी आर होगी, क्योंकि बेटे की पुत्री होती है, नहीं बेटा कौन है इनका एस, एस की पुत्री हो गई। तो पूछा एस का ए से क्या संबंध है, तो एस ए का क्या लगेगा, तो पिता लगेगा भाई, ठीक है ना। ये तो सीधे इसी बात में क्लियर होगा कि आर दादी है, दादी किसकी होती है बेटे की बच्चे की, तो यानी कि क्या लगेगा उसका पिता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, पासे की दी गई स्थिति में 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर पासे को आपको ध्यान देखना है,
कि ये पासा स्टैंडर्ड पासा है या फिर डुप्लीकेट पासा है। तो अगर डुप्लीकेट पासा होगा तो ये जो नंबर आपको दिए होंगे पासे में लगे हुए, इनमें से कोई भी 2 जोड़कर 7 बन जाएगा। तो क्या यहाँ 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी ये ओरिजिनल पासा है। ठीक है, 7 बन गया तो डुप्लीकेट है, नहीं तो ओरिजिनल पासा है। तो ओरिजिनल पासे में 1 का विपरीत होता है 6, 2 का विपरीत होता है 5 और 3 का विपरीत होता है 4, क्योंकि ओरिजिनल पासे में विपरीत सतह पर 7 बनता है। अगर सामने ही 7 बन गया तो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये पूछा है 5 का विपरीत, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, यानी कि उत्तर आपका 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, आगे वाली वीडियो में थोड़ा सा और टफ लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 25 लिखा, 25 का √5 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो नीचे 11 बन जा रहा है। ऐसे ही 49 का 7, 81 का 9, 7 और 9 दोनों जोड़ो 16, तो लास्ट में 16 का 4, 64 का 8, दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा यहाँ पर 12, और ये हमारा ऑप्शन 12 दे रखा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आप 7 का स्क्वायर सामने 49, 9 का स्क्वायर सामने 81, तो 25 का स्क्वायर होगा या फिर 25 किसका स्क्वायर होता है? दोनों कंडीशन है, या तो इसका स्क्वायर दिया हो या फिर ये किसका स्क्वायर होता है। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर या फिर 25 का स्क्वायर 625, क्योंकि यहाँ पर 625 तो है नहीं, तो यहाँ पर 5 है। और दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिए होंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई बच्चे कहें कि सर इसमें अगर दोनों आ गए तो दोनों ऑप्शन इतने आसानी से नहीं आते हैं। अब आ ही जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप देखोगे अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दोनों आ गए, 625 भी आ गया और 5 भी आ गया, बड़े बड़े ऑप्शन, तो आप देखिए ये 9 है, यहाँ 7 है, इससे पहले अगर देखा हो तो ये घटते हुए क्रम में चल रहा है, और जबकि इधर साइड को बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तीनों, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अगर ऐसा लगाना चाहें तो पहले लाल इतना नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला है 5 स्टार 3 64 बना रखा है। देखिए यहाँ पर स्टार का मतलब आप जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी करते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, जोड़ के स्क्वायर करते हैं, घटा के स्क्वायर करते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ 5 गुणा 3 करूँ 15 नहीं बन रहा है, 5 और 3 जोड़ दूँ 8, 8 का स्क्वायर 64 बन जा रहा है, 4 और 2 6 जोड़ूँ 6 का स्क्वायर 36 बन जा रहा है, तो 7 6 13, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप, और उसमें भी वहाँ कोई भी लॉजिक आपको इसमें दे सकता है, स्क्वायर, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, आधा, डबल, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला ये सीरीज देखिए 5 9 15 23 क्या आएगा। सबसे पहले आप तरीका अपनाएंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे, 5 और 9 का गैप 4, 9 और 15 गैप 6, 15 और 23 का गैप 8, तो 4 6 8, अगला गैप कितने का आना चाहिए? आप खुद ही कहेंगे 10 का आना चाहिए, और 23 और 10 हो जाएगा आपका 33, तो 33 आपके ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी माह की 10 तारीख को शुक्रवार है तो उस माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो भाई दिन के लिए आपको क्या करना है, दिन घटा लेना है। जैसे 24 तारीख और 10 तारीख देखा, दोनों को घटाओ 14। एक सप्ताह में दिन रिपीट होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जा रहा है, कोई भी शेष नहीं बचा। शेष यहाँ पर क्या है? शून्य, आपको शेष ही देखना है। अगर शेष 1 बचा तो आप दिन को एक नंबर बढ़ा देंगे, 2 शेष बचा तो 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, 3 शेष बचा है तो 3 दिन आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपका शेष 0 है, यानी कि दिन आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो शुक्रवार है शुक्रवार का शुक्रवार ही रहने देंगे। बस ये आपको ध्यान देना है। 7 से भाग करना है, क्योंकि 7 दिन में सप्ताह रिपीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, जुकाम लगा हुआ है, तो दिक्कत ज़्यादा है बोलने की। फिलहाल कर रहे हैं क्वेश्चन, तो कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो थोड़ा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि कभी कभी तबीयत जब खराब होती है ना तो आदमी का दिमाग पूरी तरह से संतुलित नहीं हो पाता है, तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा ना हुआ हो, ऐसे कोशिश तो यही करिए। फिर भी अगर हो गया होगा तो आप उसमें देख लेंगे और मुझे बता देंगे। अगला है 7:25 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको 12 बजे में से नंबर घटाना होता है। 12 में से नंबर घटाओ, या फिर आप उसे लिख दो 11:60, सबसे सिंपल, क्योंकि 11:59 तक तो टाइम होता है, उसके बाद 12 बज जाते हैं, तो हम 11:60 ले लेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा, 11 और 1 12 हो जाएंगे। अब इसमें से 7:25 घटा दो, सबसे सिंपल सीधा आपका उत्तर आएगा। इधर घटाओगे, हासिल लोगे भाई, हासिल ले घटाओ, कैसे भी घटाओ, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मेरे को सीधा आ रहा है अभी, 60 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना? 35, और 11 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 4:35 ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे रीजनिंग के, जो कि कुछ लोग कमेंट में कह भी रहते हैं कि सर रीजनिंग की क्लास भी कराओ। तो बाकी मेरा स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो मैं रीजनिंग, मैथ और हो सकेगा तो इसमें जीके वगैरह की क्लास भी इसमें डाल दूंगा। दिन की 2-2 3 दिन क्लास भी आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी। तो ठीक है भैया, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।